तो एक चले, ये ऑन है कैमरा? ऑन है, ठीक। सो हमारा सब्जेक्ट है CM में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमने पढ़ा कॉस्ट क्या होती है, तो हमने कहा कॉस्ट कहते हैं एक्सपेंस को, खर्चे को। सादे लफ्ज़ों में खर्चा या एक्सपेंस क्या होता है, तो अभी अकाउंटिंग में आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, ऑल दी एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू। रेवेन्यू समझते हैं ना, सेल्स। कोई भी कंपनी सेल कमाने के लिए जितना भी खर्च करती है उसको अकाउंटिंग में कॉस्ट या एक्सपेंस कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है मार्कर बना रही है, ये मार्कर, ठीक है, तो मार्कर बनाने के लिए, सॉरी मार्कर बेच रही है, तो मार्कर बेचने के लिए यार बेचेंगे तो रेवेन्यू आएगा, तो रेवेन्यू कमाने के लिए क्या करना होगा? आज आज बेटा देखो, एक सीट है एक अवेलेबल, हाँ यहाँ, ठीक है। तो रेवेन्यू कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्कर बेचना पड़ेगा, और बेचने के लिए पहले बनाना पड़ेगा। अब जो मार्कर बनेगा उस एक्सपेंस को, उस कॉस्ट को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट। मैं ये रिव्यू दे रहा हूं। जब जी फैन ऑन करें, आप अपने वाला कर लें क्योंकि उसकी आवाज़ ज़्यादा है बड़ी। अच्छा, मेरी बात समझ आ गई? प्रोडक्शन, अच्छा ये चला रहे हैं, हाँ ये चला दें इसको क्योंकि इसकी ना आवाज़ बहुत ज़्यादा है। चलें, ये अच्छा किया आपने। तो प्रोडक्शन क्या चीज़ है? बेसिकली इस मार्कर को बनाने के लिए जो खर्चा होगा वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट। यप, राइट। दूसरा, जब ये बन गया तो इसको बेचने के लिए हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है। क्या मतलब? इसका ऐड लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो जो खर्चा है वो मार्केटिंग कॉस्ट कहलाता है। फिर इसके बाद जिस कंपनी में ये बन रहा होगा उस कंपनी में IT के लोग भी होंगे, अकाउंट्स के लोग भी होंगे, HR के लोग भी होंगे, तो उनके जो खर्चे होंगे, उनकी सैलरीज हैं, राइट, उन सब को हम क्या कहते हैं? वो हमारा एडमिन कॉस्ट है। क्या कॉस्ट कहलाएगी? एडमिनिस्ट्रेशन। इज इट क्लियर? सब समझ आ गया? तो ये 3 बड़े बड़े खर्चे हैं जो कंपनीज को करने पड़ते हैं रेवेन्यू कमाने के लिए। यहां तक बात समझ आ गई सबको? मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट कहते हैं टीम ऑफ मैनेजर्स को। एक से ज़्यादा मैनेजर्स हों तो हम उसको क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। एग्रीड? अच्छा, अब जो मैनेजर होता है वो क्या काम करता है? वो 3 काम करता है। प्लान करता है, कंट्रोल करता है और डिसीजन मेकिंग करता है। 3 काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लान क्या होता है? कोई एनी आइडिया? प्लानिंग क्या होती है? कोई गैस? कोई, मैं बुकिश डेफिनेशन ही पूछ रहा। स्ट्रेटजी, काम कैसे करना है? काम कैसे करना है? गुड, वेल डन। पैसे को यूटिलाइज करना। और देखें, प्लान में 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहली चीज़ क्या करना है। जैसे आप FSC से फ्री हुए थे तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन थी। आप मेडिकल, अगर है मेडिकल वाले थे तो मेडिकल में जा सकते थे, ठीक है, CA में जा सकते थे, कंप्यूटर साइंस में जा सकते थे। आपने CA को चूज़ किया तो नंबर 1 क्या करना है? अपनी मंजिल का इंतखाब करना है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? पहली चीज़ क्या है? अपना टारगेट सेट करना। ये प्लानिंग का पहला हिस्सा है। नंबर 2, उस टारगेट तक पहुंचना कैसे है? बहुत सारे रास्ते जाते हैं एक मंजिल की तरफ। आपको जो रास्ता सूट करता है आप वो करेंगे। आपने CA, फ़र्ज़ करें बहुत सारी ऑप्शन थी, आपने कहा हमने CA करना है। अब CA में ऑप्शन थी, आप ऑनलाइन ले सकते थे, 4-5 कॉलेजेस थे वहाँ से ले सकते थे। तो आपने एक ही कॉलेज पैक का इंतखाब किया, तो एक रास्ता आपने चुन लिया। तो टारगेट सेट करना और उस टारगेट तक पहुँचने का
रास्ता मुतय्यन कर लेना, इसको प्लान कहते हैं। जैसे एक कंपनी कहती है कि हमने अगले साल, प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड होती है, हमने, चलिए हम आसान कर देते हैं, 12 लाख का प्रॉफिट कमाना है नेक्स्ट ईयर में। तो ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, टारगेट। 12 लाख प्रॉफिट कमाना हमारा टारगेट है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये प्रॉफिट जो है कैसे कमाया जा सकता है? एक तरीका तो ये है, आप अपनी प्रोडक्ट्स को महंगा कर दें, तो आपकी जब प्राइस ज़्यादा होगी, खर्चा कम होगा, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? दूसरा तरीका ये है कि प्राइस ना बढ़ाएं, अपनी कॉस्ट को कम कर दें, तो तब भी प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो डिफरेंट तरीकों से आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। आई होप कि मेरी बात समझ आ रही है आपको। एक क्या है, प्राइस बढ़ा के, दूसरा कॉस्ट को कम करके। प्रॉफिट क्या होता है, दो चीज़ों का फ़र्क होता है, एक सेल्स का और दूसरा एक्सपेंसेस या कॉस्ट का। इसका जो डिफरेंस है इसको प्रॉफिट कहते हैं। या तो आप सेल्स बढ़ा दें या एक्सपेंसेस कम कर दें, तो आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। एग्रीड? तो अब आप देख लें, हो सकता है आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जहां कंपटीशन बहुत सख्त है, तो आप सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते, वरना लोग आपकी प्रोडक्ट छोड़ के कंपैटिटर की तरफ चले जाएंगे। तो फिर आपके लिए पास कौन सी ऑप्शन बनती? एक्सपेंसेस। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होती है? वो जो रास्ता होता है जो आप चूज करते हैं अपने टारगेट तक पहुंचने का। दो स्ट्रेटजीज थी पॉसिबल, आपने कौन सी चूज की? सेकंड वाली। इज इट क्लियर? और टारगेट को हम गोल भी कहते हैं। तो प्लानिंग में होता है गोल को सेट करना, गोल सेटिंग, एंड स्ट्रेटजी क्राफ्टिंग या मेकिंग स्ट्रेटजी, आसान कर देते हैं, क्राफ्टिंग ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो मेकिंग स्ट्रेटजी, ये प्लानिंग कहलाती है। अच्छा, जो जितनी बातें मैं कर रहा हूँ ये बाकायदा हमारे चैप्टर्स हैं, तो मैं ऐसे कोई आपको कहानी नहीं सुना रहा। ये जो प्लानिंग है ये क्या होती है ये हमारे पूरे चैप्टर्स हैं। आपने बजटिंग का नाम सुना है? तो वो क्या होती है? वो प्लानिंग होती है। बजटिंग हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं और कंपनीज भी करती हैं। आई होप कि मेरी बात समझ आ गई। तो मैनेजर्स क्या करते हैं? बजट करते हैं। और वो बजट किस चीज़ का करेंगे? इन्हीं चीज़ों का। ये देख लें जो आपके सामने लिखा कि प्रोडक्शन कॉस्ट का टारगेट कितना होगा, मार्केटिंग का टारगेट कितना होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट का टारगेट कितना होना चाहिए, सो दैट कि हमारी जो कॉस्ट है वो टारगेट या विद इन बजट रह जाए, बजट से एक्सीड ना करे। आई होप कि मेरी बात समझ आ गई आपको। क्लियर है? तो ये जो प्लानिंग है वो किसकी कर रहे हैं? वो बेसिकली इन चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं। इज इट क्लियर? जैसे हम, आप में से कोई हॉस्टलाइट होंगे, तो आप हॉस्टल में रहते हैं, तो क्या आप घर से जो पैसे आते हैं उसकी बजटिंग नहीं करते? ये थोड़ी है कि पहले सारे 10 दिनों में इफ्तार करके बाहर पार्टी करके खा पी के ख़त्म, और फिर 20 दिन जो है ना वो बाहर जाके जो फुटपाथ पे आप इफ्तार कर रहे हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप उसको पूरा महीना चलाते हैं। तो दैट इज़, जब आप वो काम कर रहे होते हैं तो एक्चुअली आप बजटिंग और प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, इसमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कोई बहुत मुश्किल हो। हम हर चीज़ कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम वो बेसिकली कर रहे हैं। तो बजटिंग हर घर में होती है। क्या फैमिली में हमारे वालिदैन बजट नहीं करते? उनकी सैलरी आती है तो जो सैलरीड होते हैं तो वो पैसे, वालदा ख़ास तौर पे जिम्मेदारी होती है, वो बचा के रखते हैं हर एक पोर्शन में कि इतने हैं इसके। तो वो क्या होती है? वो बजटिंग होती है। वही काम मैनेजर करना है, लेकिन जो असूल है जो वो वही रहेंगे जो बजटिंग के घर पे होता है। तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। कोई CMA जो है, इट्स नॉट अ रिवील्ड नॉलेज, ये ऊपर से वही नहीं आई हुई, इट्स अ मैन मेड नॉलेज। तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं है, आपने बस फोकस करना है और सीखते रहना। क्लियर हो गया जी? अच्छा, कंट्रोल, व्हाट इज कंट्रोल बेटा? एनी गेस? कोई आइडिया? जी इधर देखिए। सॉरी, काबू रखना, पर ठीक है, चलो हम मान लेते हैं, ठीक है। जिन को कंट्रोल करना है, ठीक है, जिन पे काबू रखना बेटा। अच्छा, मुझे ये बताएं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे को डायबिटीज़ हो जाए, उसको कंट्रोल करना हो तो वो क्या करेगा?
हैं? पहले परहेज करें, हाँ ठीक है, और फिर वॉक करें, फिर शुगर कम हो जाए, बढ़ जाए ठीक है जी। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? इंसुलिन के इंजेक्शन लगा, सीधे आपने इंसुलिन दे दिया, ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं है, डायरेक्ट ही हो सकता है वो वैसे ही बेचारा रोज़ा रखने से ठीक हो जाए। अच्छा, तो देखिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए पहला स्टेप ये होगा कि वो अपना शुगर लेवल मेजर करे कि उसकी शुगर जो है वो इस वक्त कितनी है। आपको पता है ये वेरी करती रहती है। तो पहला काम होता है जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको मेजर किया जाता है। आई होप कि मेरी बात समझ आ रही है। अक्सर ऐसा होता है, एक साहब बता रहे थे कि मेरी वालदा ने इंसुलिन लगा दी, वो लगाते थे तो वो बेहोश हो गए। उसकी वजह से ये थी कि वो शुगर जो थी पहले ही कम थी, उन्होंने चेक नहीं की, वैसे ही इंसुलिन लगा दी और वो जैसे रूटीन में लगाते थे तो वो बेहोश हो गए। तो इसलिए सबसे पहला काम होता है जिस चीज़ को भी आपने कंट्रोल करना है उसकी मेजरमेंट करना कि इस वक्त कितनी है। इज इट क्लियर? उसे और आसान वेट को मेजर करना है। तो सबसे पहले ये होगा आप मेजर करें कि आपका जो वेट है इस वक्त कितना है। अगर वो विद इन द लिमिट है तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं। मेरी तरह स्मार्ट है तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये मैंने एक्सरे कराया था, अंदर से मैं स्केलेटन ही हूँ, बस ऊपर से ये लगता है, ठीक है। तो बेसिकली मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने उस चीज़ को मेजर करना है, वेट को ले लेते हैं। फिर कुछ स्टैंडर्ड होते हैं उनसे कंपेयर करें। आपको पता है ना वो बॉडी मास इंडेक्स होता है BMI, कि अगर आपका हाइट इतना है, वेट एज इतनी है तो उसके अलावा क्या हो एग्जैक्टली। तो आप उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करें। अगर आप स्टैंडर्ड से ठीक है, करीब करीब है, तो फिर ज़रूरत नहीं कंट्रोल करने की। और अगर ज़्यादा है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड है कि 65 kg होना चाहिए, आपका 80 है, तो ये 15 kg, इसको वेरिएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएंस। समझ आई? यानी आपका वेट है, पहले हमने मेजर किया तो एक आदमी का वेट है 80 kg, होना कितना चाहिए? 65 kg। तो ये 15 kg एक्स्ट्रा जो है ये क्या कहलाएगा? वेरिएंस। और वेरिएंस पे हमारे यहाँ 3-4 चैप्टर्स हैं जिसमें हम वेरिएंस कैलकुलेट करना सीखेंगे। समझ आइए? लेकिन वो होंगे किससे रिलेटेड? वो इनसे रिलेटेड होंगे, इन खर्चों से रिलेटेड। वेट नहीं करेंगे क्योंकि वो डॉक्टर की दुकान तो नहीं है, वो तो फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री क्या करेगी? वो कहेगी कि हमारी 1 यूनिट पे कितना खर्चा आना चाहिए था। फर्ज करो मैं मार्कर बना रहा हूँ, तो कहते हैं जी 1 यूनिट को बनाने के लिए हमें 20 रुपये चाहिए, खर्च करने हैं बनाने के लिए। हमने खर्च कर दिए 25 रुपये, तो 5 रुपये एक्स्ट्रा कर दिए ना, तो ये वेरिएंस कहलाता है। अब अगर वेरिएंस होगा तो उसको कंट्रोल करें, और अगर वेरिएंस नहीं है तो फिर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। इज इट क्लियर? तो इससे रिलेटेड कंट्रोलिंग पे हमारे 2-3 चैप्टर्स हैं, तो इसलिए मैंने आपको ज़रा समझाया कि है क्या। समझ आ गए? ये हम हर जगह करते हैं, वेट को करना हो, डायबिटीज़ को करना हो। डायबिटीज़ में भी ऐसा होता है, पहले मेजर करें है कितनी, फिर स्टैंडर्ड से चेक करें, फिर अगर वेरिएशन है तो फिर आप करेक्टिव एक्शन लेते हैं। वो वॉक हो सकती है, वो मेडिसिन हो सकती है, इंसुलिन हो सकती है, ठीक है। और फिर आई होप कि मेरी बात समझ आ गई, क्लियर है? तो कंट्रोल में 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 देखिए मेजर, नंबर 2 कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड, नोट करते जाएं, ठीक है। नंबर 1 मेजरमेंट, नंबर 2 कंपैरिजन, ठीक है। तो हमने मेजर किया कि हमारा 1 यूनिट कितने का बन रहा है? 25 का। स्टैंडर्ड कितने का है? स्टैंडर्ड के मुताबिक, या जो हमने बजट किया था, जो प्लान किया था, 20 रुपए का बनना चाहिए था। तो हमने जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर दिए 5 रुपए, समझ आ रही है? ये एक्स्ट्रा, ये कहलाता है वेरिएंस। अब हमने इस खर्चे को नेक्स्ट टाइम, अब तो हो गया, अब हम क्या करेंगे? इसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। इज इट क्लियर? तो ये कंट्रोल कहलाता है। पहली चीज मेजरमेंट, सेकंड थिंग कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड, एंड थर्ड थिंग टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस। एक दफ़ा हम सेवर गए तो वो
उसमें ना राइस में ना मक्खी गिरी हुई थी। तो हमने वेटर को बुलाया, हम दोस्त थे, तो वो वेटर आया, हमने कहा ये क्या? वो बेचारा सुबह का दे दे के थका हुआ था। कहता है सर क्या करें, 2000 देग रोज़ पकती है, बड़ा कंट्रोल करते हैं लेकिन एक आध आ ही जाती है। तो उसके मैनेजर ने जब सुना तो भागता हुआ मेरे पास है, उसने कहा दफ़ा हो जाओ। और मुझे फिर उनसे एक्सक्यूज़ किया, सर आप जब आएंगे आपका खाना फ्री होगा, बस आपने शोर नहीं मचाना। क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ बहुत सारे हमारे कस्टमर्स बैठे। ठीक है, तो कंट्रोल समझ आ गया। तो ये आपने ये एक्सक्यूज़ नहीं देना कि सर इतनी रोज़ हम प्रोडक्शन करते हैं, एक आध ख़राब निकल ही आता है तो क्या होगा। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? कंट्रोल समझ आ गया। वो चाहे कंट्रोल किस चीज़ का हो, वेट का हो, बीमारी का हो, चाहे वो कॉस्ट के हवाले से हो। कुछ चीज़ समझ आ गई तो बता दे। आ गई है? श्योर? ओके चले, हो सकता है रमज़ान की वजह से ना आ रही हो समझ, आ रही है? चले, द लास्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? फैसला करना। गुड गुड, एक्सीलेंट। जब आपके पास ऑप्शंस हो ना, उस ऑप्शन में से बेस्ट को पिक कर लेना। ठीक है, और अगर ऑप्शन ना हो फिर तो कि अगर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाए तो वो ऑप्शन नहीं देते, वो साथ लेके जाते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन एक ही हस्ती को मिली थी, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लम को कहा गया आप रहना चाहते हैं तो रह ले, जाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला आपसे शौक़ के मुंतज़िर है। तो वो एक शख्सियत को चॉइस मिली थी, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो व्हेन यू हैव ऑप्शंस, सो पिकिंग द बेस्ट ऑप्शंस, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग, राइट। और इस पे तकरीबन 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो डिसीजन मेकिंग से आता है। बाकायदा उस टॉपिक का नाम डिसीजन मेकिंग है। अच्छा, अब ये सारे जो मैनेजर्स होंगे ये क्या डिसीजन करेंगे, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है थी, बल्कि अब है तो सही, अब वो नोकिया, ठीक है ना। हर किस्म के मोबाइल देख, छोटे यानी गेट कीपर से लेके CEO तक हर किस्म की वैरायटी थी। आजकल किधर गया? तो बेसिकली प्रोडक्ट्स जिस तरह इंसान पैदा होता है, पैदा होती है, उसका एक साइकिल होता है, उसके बाद उसने ख़त्म हो जाना होता है। तो जो कंपनीज रिसर्च करके नए नए प्रोडक्ट्स लाती रहती हैं वो तो एग्जिस्ट करती हैं, और जो नहीं करती वो सफ़ा हस्ती से मिट जाती है। नोकिया इज़ वन ऑफ द क्लासिकल एग्जाम्पल। जिस दिन उसके CEO ने वो अपने आप को बेचा बहुत कम प्राइस पे, तो वो रो रहा था कि हमने एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी में हमने नहीं किया और सिर्फ यही हमारा कसूर है। इतनी बड़ी कंपनी थी नोकिया, टॉप पे। अब देखें वो कहाँ है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैनेजर ने फैसला करना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखें और कौन सी प्रोडक्ट को अबेंडन कर दें, यानी ख़त्म कर दें। तो ये डिसीजन मेकिंग है। आई होप कि मैं आपको पहली चीज़ जो डिसीजन मेकिंग में है कि हम कौन सी प्रोडक्ट्स हमारी जो हैं उनको अभी कंटिन्यू रखें और कौन सी प्रोडक्ट है जिसको अबेंडन कर दें। और हो सकता है कि आपके पास 3 प्रोडक्ट नए ऑफ़र करने की चॉइसेस हों, तो आप सब ज़रे हर बंदा इतने, या हर कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि वो सब कुछ ही कर ले, तो उसको फिर एक चूज़ करनी पड़ती है। तो इन 3 में से बेहतर कौन सी है नई प्रोडक्ट के तौर पे जो हम लॉन्च करें। तो ये फैसले जो है हमसे वहाँ कराए जाएंगे इस कोर्स के अंदर कि जी कौन सी प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है, कौन सी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देना, अबेंडन कर देना। और 3-4 अगर प्रोडक्ट्स की ऑप्शन है तो इनमें से किसको आपने लॉन्च करना है। एग्रीड? समझ आ रही है? अच्छा, फिर हो सकता है आपने शायद इसमें QMS में पढ़ा हो लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा है, याद है कुछ? लिमिटिंग फैक्टर, चले नहीं पढ़ा तो उसको हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर के पास तो उस पर खाना गर्म करें तो ज़्यादा मुनाफा होगा ना, तो इसलिए फिर वो क्या करते हैं, वो चाय और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बंद कर देते हैं। जब खाने का टाइम ख़त्म हो जाता है फिर वो कहते हैं जी ठीक है, या वो खाने वालों को साथ
जो खाना खाता है उसको फिर बाद में चाय दे देते, क्योंकि उससे तो उन्होंने कमा चुके हैं। तो ये फैसला हमने करना है कि कौन सी प्रोडक्ट पहले बनाए और कौन सी प्रोडक्ट बाद में बनाए। इज इट क्लियर? ये कहलाता है हमारा डिसीजन मेकिंग। क्लियर है? श्योर? और डिसीजन मेकिंग में भी यही चीज़ें आएंगी। जब हम कोई चीज़ बनाएंगे, बनाने के लिए तो कौन सी कॉस्ट होगी? प्रोडक्शन कॉस्ट। ये जो हम कह रहे हैं ना, इस प्रोडक्ट को बनाएं या इसको बनाएं, तो किसकी बुनियाद पे फैसला करेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये कॉस्ट है। तो अगेन, तो बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग कहते हैं सादे लफ्ज़ों में हिसाब किताब को। ठीक है, सादे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अकाउंटिंग मीन हिसाब किताब रखना। ठीक है। अच्छा, किस चीज़ का? कॉस्ट का, एक्सपेंसेस का, राइट। और ये रखती कौन है? मैनेजमेंट। कौन रखती है? मैनेजमेंट। ठीक है। और आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी, ये जो आप पढ़ के आ रहे हैं, PPRC 4 है ना, ITA कौन सा है? 4 है। तो आप जब वो सब्जेक्ट पढ़ के आ रहे हैं तो उसमें जो आपने अकाउंटिंग पढ़ी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। उसका मकसद वो होता है कि जिसको कहते हैं जनरल पर्पस अकाउंटिंग। क्या कहते हैं? यानी हर एक पार्टी के लिए। टैक्स वाले भी यूज़ कर सकते हैं। पहले चैप्टर में अगर आपको याद हो तो आखिर में लिखा हुआ था कि कंपनी में स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं या इसके यूज़र्स कौन कौन से हो सकते हैं। पहले चैप्टर के आखिर में लिखा हुआ है। तो बैंक्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, टैक्स अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, कोई हो सकता है। इज़ इट क्लियर? लेकिन ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये इसके यूज़र सिर्फ एक है और वो मैनेजमेंट है। कौन यूज़ करती है? मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल अकाउंट है, जैसे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है, आपने की होगी ना, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनाई होगी। तो वो हर, यानी कोई भी आदमी, मैं अभी देखना चाहूँ किसी कंपनी की तो मैं वेबसाइट पे जाऊँ, मिल जाएगी। लेकिन किसी कंपनी की मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखना चाहूँ तो नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल है, ये वो पब्लिश नहीं करते, वो अपनी आसानी के लिए करते हैं। ये फ़र्क है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और यहाँ पे। और एक और फ़र्क जो है, वहाँ डेबिट क्रेडिट से आपकी जान छूट जाएगी, सिवाय एक आध को चैप्टर में थोड़ी बहुत एंट्रीज आएंगी, वरना डेबिट क्रेडिट यहाँ नहीं है। एग्रीड? तो ये मैंने आपको ओवरऑल कोर्स का तारुफ दिया। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी, क्योंकि ये ज़रूरी था आपको बताना ताकि पता चले कि है क्या। ठीक है, ये आपके जो यानी दिमाग है वो खुल जाए कि हमने इसमें पढ़ने क्या है। तो ये सारे जो है ये चैप्टर्स हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड होंगे, कुछ चैप्टर मार्केटिंग से और एडमिन से रिलेटेड होंगे, कुछ में हम प्लानिंग करेंगे, कुछ में हम कंट्रोल करेंगे और कुछ में डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो ये पूरा हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा जी। कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी? अच्छा देखिए, ये जो है कल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 जो है वो शुरू करेंगे। आप बुक्स ले लीजिएगा, ये बुक्स हार्ड फॉर्म में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चैप्टर 3 पे हम कल इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। राइट, क्या टाइम हो गया आपके पास? चेक करें। 40। और चैप्टर 3 में से कन्फर्म एक क्वेश्चन आता है, जब उसका नाम है ओवरहेड कॉस्ट है। वो कल हम इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो बाकी जहाँ तक सवाल रहा सब्जेक्ट की नेचर का, तो लोग कहते हैं कि मुश्किल है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल मुश्किल है। अगर आप क्लासेस लेते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। इसमें 95% न्यूमेरिकल है, थीरी नहीं है। 5% की थीरी आ सकती है। तो अगर आप क्लासेस लेते रहें और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। राइट, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है इसमें। जैसे आपका QMS है, ये उस तरह का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें थ्योरी नहीं है, इसमें सारा न्यूमेरिकल है। मैक्सिमम 5-10% की थ्योरी आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये न्यूमेरिकल है। और स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती हैं वो ये होती है कि किसी बच्चों का जो है ना, वो QMS जो है उसमें उनका रेशो प्रपोर्शन ठीक नहीं होता। जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है ना,
ठीक है, तो वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है इसको समझने में। तो अगर उन किसी बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो समझते हैं कि जी हमें रेशियो प्रपोर्शन में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सारा यही चलेगा, रेशियो ये 50 का 20% और उसका फिर 10%, तो सारा परसेंटेज रेशियो प्रपोर्शन है, कोई इसमें अलजबरा नहीं है, ठीक है ना। ये यानी जिसमें आप कहते हैं ना अरेथमेटिक है, मैथमेटिक्स नहीं है इसके अंदर। अरेथमेटिक क्या होता है? प्लस माइनस डिवाइड, राइट जी, निकाल दिया इन्होंने। अच्छा चले, वो जो है नेक्स्ट क्लास में या बल्कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर मैं एक लेक्चर दे दूंगा ताकि आपको वो चीज़ें पहले से प्रॉब्लम आई ना, ठीक है। ये एडिशनल फेवर होगी जो मैं आपके साथ कर रहूँगा कि मैं आपको रेशियो प्रपोर्शन पे एक लेक्चर दे दूंगा जितना वहाँ ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आपको सब्जेक्ट में यू विल बी इंजॉइंग क्लास में बैठ के। ये नहीं होगा कि आपको बोरिंग क्लास लगेगी या आपको रमज़ान है थोड़ा सा मैं एहतियात करता हूँ, वरना एक हमारी स्टूडेंट बैठे हैं उनका कह का इतना लगता है कि मुझे लगता है दीवार गिर जाएंगी, ठीक है वो, ठीक है वो बिल्कुल आखिर में बैठी हुई हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है दीवार ही ना गिर जाए। तो इसलिए थोड़ा रमज़ान था तो मैंने तो मेरी एक आदत है कि क्लास को मैं बोर नहीं होने देता, ठीक है। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर भी हूँ, और मैं एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बिज़नेस डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी हूँ। तो आई एम वेयरिंग सो मैनी कैप्स, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। तो मेरी कोशिश होती है, एक जब हम छोटे थे ना तो एक ऐड आता था, वो बेसिकली जैम बनाते थे अहमद, तो वह उनका स्लोगन था कुदरत ने जायका दिया, अहमद ने महफूज किया। तो मेरा अपने बारे में आई कैप ने सिलेबस बनाया, फ़ारूक ने आसान किया। तो इंशाल्लाह इस लेवल तक आपको आसानी हो जाएगी कि चीज़ें आपको बड़े क्लैरिटी के साथ समझ आएंगी। इवन रेशो प्रपोर्शन भी है, वो भी जो है आपको परसेंटेज के साथ एक एक चीज़, आप ये नहीं कह सकते जी मुझे समझ नहीं आई, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ, क्योंकि कल मैं स्टॉक एक्सचेंज का, नहीं बेटा स्टॉक एक्सचेंज का क्रॉस क्लास में अलाउड नहीं है, आई रियली माइंड। तो मैं कल स्टॉक एक्सचेंज की एक ट्रेनिंग करा रहा था अपने इंस्टीट्यूट में। तो वो जब मैंने, चूँकि आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, तो आपको तो समझ आती है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट क्या होती है, अभी आप और भी पढ़ेंगे। तो वो जो सामने बैठे थे उनमें से कोई अकाउंटिंग का किसी का बैकग्राउंड नहीं था। तो कल मैंने उनको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कराई, क्योंकि ये ज़रूरी होती है, इसके बगैर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपको समझ नहीं होती स्टॉक्स की। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी सर ये तो बहुत आसान है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं, इसमें मेहनत हुई भी है, ये अल्लाह का ख़ास करम, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। कि मैं अगर कोई मुझे कहे ना जी आप रेडी वाले को अकाउंटिंग इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट समझा दें तो वो मैं समझा सकता हूँ, ठीक है, और उसको समझ आएगी कि मैं हो क्या रहा है। तो इसलिए आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसलिए मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज लेक्चर ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 3, आप प्लीज़ बुक्स लेके आइएगा।